Hi and welcome to Deep Learning from Scratch. This is Fahad Hussain and also welcome to the Recurrent Neural Network Practical Implementation. Previously हमने दो सेशंस के अंदर LSTM को यूज़ करते हुए दो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की कि हम टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं बाय यूजिंग LSTM एंड ऑल्सो फिर इरिस के डेटा सेट को हमने इस्तेमाल किया इमेज क्लासिफिकेशन के लिए बाय विद रिस्पेक्ट टू द LSTM. ये हमारा लास्ट प्रैक्टिकल सेशन है बाय यूजिंग LSTM और हम इन तीन सेशंस को एंड करने के बाद बहुत बेहतर तरीके से रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को बाय यूजिंग LSTM बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि एक्चुअली किस तरह से LSTM अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा होता है, ना सिर्फ क्लास या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए, इमेज के लिए, बल्कि साथ ही साथ वो स्टॉक प्राइस की प्रेडिक्शन किस तरह से कर पाता है. तो इससे प्रीवियसली जितनी भी वीडियो विद रिस्पेक्ट टू द थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल हमने डिस्कस किया है वो तमाम मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है. आप यूट्यूब पे जाने के बाद फहाद हुसैन ट्यूटोरियल, फहाद हुसैन CS, फहाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के जरिए से मुझे सर्च कर सकते हैं. उसके बाद ये मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है, इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर आएंगे और तमाम वो वीडियो से फैसिलिटेट हो सकते हैं जो प्रीवियसली मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है. इसके अलावा जो भी कोड होता है या फिर स्लाइड होता है वो मैं शेयर कर देता हूं आपसे. आप गूगल पे जाके फहाद हुसैन CS लिखकर मुझे सर्च करके मेरे ब्लॉग पर आ सकते हैं, फहाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन, और उस पर क्लिक करने के बाद आप मेरे ब्लॉग पर आएंगे. यहाँ पर लिखा होगा डीप लर्निंग और उस पर क्लिक करने के बाद वो तमाम सेशन जो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ या कर रहा हूँ वो तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ और आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे स्पाइडर आईडी में. तो स्पाइडर आईडी में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कराने की वजह यह है कि जो वेरिएबल्स को हम यूज कर रहे हैं यानी प्री प्रोसेसिंग के लिए गूगल स्टॉक प्राइस के डेटा सेट को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर उसकी मैं विजुअलाइजेशन दिखाना चाहता हूँ ताकि बात बेहतर तरीके से समझ में आ जाए. जो काम हमारा प्रैक्टिकली होगा बाय यूजिंग LSTM वो हम परफॉर्म कोलैब पे ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं विजुअलाइजेशन के लिए ये चीज़ें दिखा रहा हूँ कि बेहतर तरीके से हमें वो बातें समझ में आ जाए जो डेटा सेट पे है. तो सबसे पहले हम डेटा सेट को देखते हैं, उसके बाद जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो स्पाइडर पे करेंगे और फिर मूव हो जाएंगे हम कोलैब पर, जहाँ पर हम तमाम प्री प्रोसेसिंग के बाद जो हमारा ट्रेनिंग है स्टेज वो वहाँ पर परफॉर्म करेंगे. तो डेटा सेट पहले डिस्कस करते हैं. ओके, तो ये हमारा एक फेमस डेटा सेट है जो गूगल स्टॉक प्राइस को शो कर रहा होता है और इस वक्त हमारे पास ये जो CSV की फाइल है वो दो सेपरेट फाइल में, एक में हमारे पास ट्रेनिंग डेटा सेपरेट हुआ हुआ और एक में टेस्टिंग डेटा सेपरेट हुआ हुआ है. क्योंकि हम LSTM का इस्तेमाल जो है वो गूगल स्टॉक प्राइस के लिए भी कर सकते हैं और इसी चीज़ को हम इस सेशन पे देखना चाह रहे हैं. तो इस डेटा सेट के अंदर हमारे पास स्टॉक प्राइस की 3 डिफरेंट स्टेजेस लिखे हुए हैं जिसमें उनकी प्राइस ओपन कब हो रही है, किस लेवल पर हो रही है वो बताया जा रहा है, हाई किस लेवल पर है, लो किस लेवल पर है, क्लोज किस लेवल पर हुई है, और ओवरऑल उस पॉइंट का या उस ऑब्जेक्ट का या जो भी वो प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस के हवाले से यहाँ पर बताया जा रहा है उसको कंप्लीट वॉल्यूम के फॉर्म पर शो करवाया जा रहा है. तो जो कंप्लीट यहाँ पर डेटा सेट है वो ईयर्स के रिस्पेक्ट से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये 3 जनवरी 2012 से स्टार्ट होता है. जनवरी के तमाम डेटा सेट यहाँ पर 2012 के मौजूद हैं, फिर फैब ऑफ जनवरी 2012 एंड सो ऑन. इस तरह से 2012 के ऑल मंथ्स के डेटा यहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है, सैटरडे एंड संडे यहाँ पर मिस होगा क्योंकि वो ऑफ डे होता है. इसके अलावा हमारे पास 13 है, 13 के अलावा 14 है यानी 2014 है, 2015 है एंड एट लास्ट हमारे पास 2016 है. तो मैं एट लास्ट तक उसे शो करता हूँ एंड हियर इट इज. तो मैं कह सकता हूँ कि 2012, 13, 14, 15 एंड 16 5 ईयर्स के हमारे पास गूगल स्टॉक प्राइस के डेटा यहाँ पर मौजूद है जो कि हम ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे. सेम डेटा विच रिस्पेक्ट टू द एट्रीब्यूट मैं बात करूँ तो वो हमारे पास किसके लिए, टेस्टिंग के लिए. और टेस्टिंग के लिए हमारे पास आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जनवरी 2017 का डेटा सेट मौजूद है विद सेम एट्रीब्यूट. एक्चुअली गूगल स्टॉक प्राइस या किसी भी स्टॉक प्राइस की जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो इट इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल और ये वेरी क्रिटिकल. ठीक है, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अगर आप ये करना हमारे लिए आसान होता या किसी शख्स के लिए बहुत आसान होता तो वो कुछ ही दिनों में बहुत आसानी से के साथ जो है ना बिलियनर बन सकता था. तो हम करते क्या है प्रेडिक्शन पे. प्रेडिक्शन पर एक्चुअली जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो हम एक ट्रेंड को जानना चाहते हैं. ठीक है, ट्रेंड से मुराद ये है कि अगर मैं प्रीवियसली 5 साल की बात करूं जो हम अभी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, उन 5 साल के अंदर हम हर मंथ के दरमियान ट्रेंडिंग देखेंगे कि एक्चुअली प्राइस की क्या ट्रेंडिंग है और उसी ट्रेंडिंग के बिहाफ पर हम 2017 के जनवरी के मंथ की प्रेडिक्शन देखेंगे कि क्या उसी ट्रेंड पर हमारा डेटा सेट ट्रेंड हो रहा है और उस ट्रेंडिंग को शो कर रहा है. दैट इज द फाइनल रिजल्ट. और इसी बिहाफ पर इन फ्यूचर हम प्रेडिक्शन कर पाएंगे कि एक्चुअली अगर प्रीवियस टू प्रीवियस साल पर हमारे जो ट्रेंडिंग है इस प्रोडक्ट की या ऑब्जेक्ट की
वो एक खास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ शो हो रही है। तो इन फ्यूचर भी इसी प्रोडक्शन के साथ हम यहाँ पर अपनी अर्निंग को या इस वटएवर जो भी बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है वो हम वहाँ पर सर्व कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेटा सेट के हवाले से इंफॉर्मेशन थी कि क्या है, किस तरह से, और एक्चुअली हम क्या प्रोडक्ट करने जा रहे हैं। तो डेटा सेट को मैंने शो कर दिया। उसके बाद कुछ प्री प्रोसेसिंग के हवाले से बात करते हैं। ये दोनों डेटा सेट जो है हमारे पास वो मेरे डेस्कटॉप पर मौजूद है, और जो स्पाइडर आईडी के हवाले से मैंने तमाम चीज़ें अपने डेटा साइंस के कोर्स में तफसीलन बताई हुई है, तो वो भी चीज़ें आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। बहुत तफसील के साथ उस पर बात हुई है। 56 वीडियो है मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन पे, और उसके अंदर मैंने तफसीलन बताया हुआ मशीन लर्निंग की तमाम चीज़ें जो डीप लर्निंग से काफ़ी बाज़ दफ़ा बल्कि मैक्सिमम टाइम उससे अटैच्ड हो रही होती हैं। तो यही वजह है कि स्टार्टिंग पे भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये चीज़ें आपको भरपूर और बेहतर तरीके से आनी चाहिए ताकि आप बहुत आसानी के साथ डीप लर्निंग के तमाम कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज ली हुई हैं। उसके बाद मैंने अपने ट्रेनिंग डेटा सेट को गूगल स्टॉक के, जिसके अंदर हमारे पास 5 साल के डेटा सेट मौजूद है, उसको मैंने रिट्रीव किया इस वेरिएबल के अंदर। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद एक वेरिएबल है हमारे पास ट्रेनिंग सेट। इस ट्रेनिंग सेट के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारा ओपन प्राइस है, यानी ये जो एरिया है दिस वन, इसको हम एक वेरिएबल पे ले रहे हैं क्योंकि इसी की बिहाफ पर फर्दर हम ट्रेनिंग करेंगे और ट्रेंडिंग को जानेंगे। अगर मैं इस ट्रेंड को शो करने की कोशिश करूं तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मैं अपने एट्रीब्यूट को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों एट्रीब्यूट को सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाता हूं और इस चीज़ को मैं ग्राफिकली शो करता हूं। तो ये हमारे पास विजुअलाइजेशन है विथ रिस्पेक्ट टू द ओपन एंड डेट। ठीक है, ये ट्रेनिंग पर हमारे पास मौजूद है, और इसी के बिहाफ पर हम क्या प्रेडिक्ट करने वाले हैं, ये चीज़ प्रेडिक्ट करने वाले हैं जो यहाँ पर मौजूद है। और अगर मैं इसको भी विजुअलाइज करूँ तो नॉट दिस वन, दिस, तो हम ये प्रेडिक्ट करने वाले हैं जो कि हम ट्रेनिंग के बिहाफ पर देखेंगे। लिहाजा तो यही वजह है कि हमने ट्रेनिंग सेट में से जो वेरिएबल है ट्रेनिंग सेट, उसके अंदर मैंने गूगल स्टॉक प्राइस का 1 एट्रीब्यूट ले लिया। तो सबसे पहले हम इन दोनों को शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद मैं आपको शो करता हूँ वेरिएबल एक्सप्लोरर पर। तो हियर इट इज योर कंप्लीट डेटा सेट, ओके, जो हमारे पास गूगल स्टॉक का है। और उसके बाद ट्रेनिंग सेट के अंदर आप देखें तो मैंने एट्रीब्यूट नंबर, क्योंकि पाइथन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स 0, तो यहाँ पर मैंने 1 लिया हुआ है, और वेरिएबल हमारा जो अपर बाउंड 2 को रिप्रेजेंट करता है। 2 यहाँ पर रिमूव हो जाता है या इंक्लूड नहीं होता, अपर बाउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यही वजह है कि ओपन का जो एट्रीब्यूट था यानी इंडेक्स नंबर 1 वो यहाँ पर सेपरेट होकर आ चुका है। तो हमने दोनों वेरिएबल्स को हैंडल कर दिया। उसके बाद बारी आती है बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट की, फीचर स्केलिंग की, यानी आप अपने डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। आरएनएन को नीड होती है कि आप ऐसे डेटा सेट को इसके अंदर इस्तेमाल करें जो क्या हो, नॉर्मलाइज्ड हो, जो कि हम मशीन लर्निंग में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मलाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन क्या है और हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मैं मिन मैक्स स्केलर को इस्तेमाल करके अपनी वैल्यू को 0 से 1 के दरमियान स्केल करना चाह रहा हूँ। लिहाजा इसके लिए हमने ये फ्रॉम साइकिट लर्न से मिन मैक्स स्केलर को इंपोर्ट करके यूज़ किया हुआ है। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करूँगा। एग्जीक्यूट करने के बाद हम वापस अपने ट्रेनिंग स्केल्ड पर चलेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग डेटा सेट को इस्तेमाल किया मैंने और ट्रेनिंग सेट स्केल्ड वेरिएबल पर कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास स्केल्ड वैल्यू है और ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है जो कि स्केल होकर आ चुकी है। ठीक है, मैं कोलैब पर भी ये काम कर सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर विजुअलाइजेशन उस फॉर्म पर नहीं होती जो यहाँ पर हमें अप्रोप्रिएट मैनर पे मिल रही है। यही वजह है कि मैं यहाँ पर आपको वो चीज़ें करके दिखा रहा हूँ ताकि बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, और वो है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले हैं बाय यूजिंग 60 टाइम स्टेप्स बैक। ठीक है, जो 60 टाइम बैक हमारा डेटा होगा उसके बिहाफ पर अपकमिंग न्यू जो स्टॉक प्राइस होगी वो प्रेडिक्ट की जाएगी। क्या चीज़ है उसको समझते हैं। देखो, ये हमारे पास ओरिजिनल डेटा है। इस ओरिजिनल डेटा को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं अपने LSTM की बिहाफ पर, तो तुम्हें पता होगा कि LSTM की थ्योरी के सेशन पे मैंने बताया था कि हमारे पास LSTM के अंदर सेल स्टेट होती है जो प्रीवियसली स्टेट को क्या करती है, रिटेन करती है और उसकी बिहाफ पर न्यू स्टेट को प्रेडिक्ट कर रही होती है। तो अभी जो हमारी प्रैक्टिस है प्रोग्रामिंग की, उसके रिस्पेक्ट से मैंने यहाँ पर 60 टाइम स्टेप लिया है। ऑल्दो आप इसकी वैल्यू को वेरिएशन कर सकते हैं इसके अंदर, जहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट लगे, वो गुड प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, वो आप करके इसको यूज कर सकते हैं। तो लिहाजा हम अगर इस इंडेक्स से शुरू करें, इंडेक्स से स्टार्ट फ्रॉम 0, तो इसके बिहाफ पर हमारे पास 59 स्टेप्स जो हैं, ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, टाइम स्टेप के लिए इस्तेमाल होंगे। और उसके बिहाफ पर 60th जो हमारा डेटा है दिस वन, वो एज लाइक
नेक्स्ट स्टेप की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होगा। लिहाजा इसके लिए हमने डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया है यहाँ पर, और अगर मैं उस दोनों डेटा स्ट्रक्चर को जूम करके शो करूँ तो हमारे पास एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दो लिस्ट है एम्प्टी। उसके बाद मैंने लूपिंग स्टार्ट की है 60 से 1258, क्योंकि ये कंप्लीट डेटा है ट्रेनिंग के अंदर। 60 क्यों इस्तेमाल की है, क्योंकि जो 60 प्रीवियस स्टेट है उसके बिहाफ पर वो टाइम स्टेप को यूज करेगा और नेक्स्ट स्टेट को प्रेडिक्ट करेगा। यही वजह है कि मैंने प्रीवियस स्टेट को 60 यूज किया, और यहाँ पर हमने अपर बाउंड को रिमूव करने के लिए आई में से 60 वैल्यू रिमूव की है ताकि वो प्रीवियस स्टेट पे जाए, और उसके बिहाफ पर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन दो वेरिएबल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो हम इस दोनों को शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद मैं शो करता हूँ, बहुत बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। देखो यार, ये एक्स ट्रेन है, ये वो एक्स ट्रेन है जो हर 60 के बाद 61 पे जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं इसको तुम्हें शो करूँ अपने ओरिजिनल से, तो वेयर इट इज एक्स ट्रेन। ठीक है, तो ये तो नॉर्मलाइज होने के बाद है, तो बिल्कुल यही हमारा एक्स ट्रेन है, वाई ट्रेन है, और ये हमारा एक्स ट्रेन है। तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन क्या चीज़ है और किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज़ को देखो। जैसे मैंने जब मैंने नॉर्मलाइज नहीं किया था, जब ओरिजिनल वैल्यू थी तो मैंने आपको वर्टिकली दिखाया था कि हमारे पास 60 वैल्यू थी, अब ये नॉर्मलाइज हो चुकी है। लिहाजा ये जो फर्स्ट रॉ है, ठीक है ना, इसके अंदर अगर आप वैल्यू देखें तो 60 है, क्योंकि 0 to 59 60 वैल्यू हो गए, और उसके बाद जो आने वाली वैल्यू है वो यहाँ पर मौजूद है जो 0.862787 के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। सो ऑन इसी तरह रो नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये तमाम 60 प्रीवियस वैल्यू को रखेगा, और जो उसकी नेक्स्ट वैल्यू है उसे मैंने एक्स ट्रेन पर क्या कर लिया है, मर्ज करवा लिया है या मैप करवा लिया है, ज्यादा बेहतर रहेगा, तो मैप करवा के हमने उसको अलग कर लिया है। तो यही हमारे LSTM का एसेंस है कि हमने उनको सेपरेट किया, और सेपरेट करने के बाद वो तमाम वैल्यू वहां पर शो हो रही है। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग का लास्ट स्टेप है रीशेप। रीशेप में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एक्स ट्रेन है, अगर आप यहाँ पर देखें तो अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो 2D में, ठीक है ना, कि आप देख रहे हैं कि 2D की फॉर्म पे यहाँ पे एक्स ट्रेन की वैल्यू है। अब हम इसको रीशेप करना चाहते हैं, और रीशेप करने के बाद हम इसे 3D में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग नमपाई। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि जब हम LSTM को इन फ्यूचर यूज करेंगे तो वहां पर हम जिस एक्स ट्रेन डेटा को यूज कर रहे होंगे वहां पर 3 चीजों की हमें जरूरत होगी। वो 3 चीजें क्या है, नंबर 1 उसमें से जो चीज आएगी वो आएगी टोटल नंबर ऑफ दी स्टॉक प्राइस, जो कि ट्रेनिंग के लिए तुम इस्तेमाल करोगे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक प्राइस, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जो कि ओरिजिनली इस 2D में मौजूद है। उसके बाद मुझे वो वैल्यू चाहिए जो कि 60 टाइम स्टेप्स की है, जिसको हमने एक्स ट्रेन पर अलग कर रखा है, और उसके बाद चाहिए होगी हमें इंडिकेटर्स, जिसके बिहाफ पर हम प्रेडिक्शन करेंगे। तो यही वजह है कि उस चीज को मैप करने के लिए इस एक्स ट्रेन वेरिएबल पे मैंने यहां पर रीशेप को इस्तेमाल किया है। तो आप देख रहे हैं कि एक्स ट्रेन के वेरिएबल को लेकर हमने रीशेप को कॉल किया, और उसके बाद सबसे पहला पैरामीटर हमारा क्या हो गया, एक्स ट्रेन की ओरिजिनल वैल्यू, फिर एक्स ट्रेन से जो स्टेप नंबर इंडेक्स नंबर 1 था, ठीक है ना, उसको हमने मैप कर लिया, और उसके बाद एक्स ट्रेन का इंडेक्स नंबर 1 को लेकर 1 के साथ हमने मर्ज कर दिया। लिहाजा इसके बिहाफ पर जब तुम एग्जीक्यूट करने के बाद एक्स ट्रेन को देखोगे तो एक्स ट्रेन जो कि नॉर्मली अभी 2D में था वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स सी कैसे। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, और उसके बाद हम एक्स ट्रेन को चेक करते हैं, एंड हियर इट इज, दिस इज फाइनल वैल्यू। ओके, एंड अगर आप एक्सिस पे आओ तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक्सिस 0 पर हमारा क्या मौजूद है, एक्स ट्रेन मौजूद है। उसके बाद एक्सिस 1 के अंदर हमारा वो 60th वैल्यू है जो मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें वाई ट्रेन के फॉर्म पर दिखाया था कि 50-60 वैल्यू लेफ्ट साइड पे थी, और जो 61th वैल्यू थी वो यहाँ पर आ चुकी है जो इंडेक्स नंबर 1 पे मौजूद है, और इंडेक्स नंबर 2 के अंदर बिल्कुल वही ओरिजिनल 2D की वैल्यू मौजूद है जो एज अ एक्स ट्रेन हमारे पास इस्तेमाल हो रही थी। तो दैट इज द idea behind LSTM pre-processing step according to the Google stock price data set। और अब हम फाइनली मूव करेंगे कहां पर, कोलैब पर, और जहां पर इन्हीं कोड को वैसे ही एग्जीक्यूट कर देंगे, और उसके बाद हम LSTMs के कुछ लेयर्स की तरफ मूव करेंगे कि LSTM के लेयर्स क्या हैं, उस पर वर्किंग करेंगे। लिहाजा मैं कोलैब पर वापस चलता हूं। तो सबसे पहले जो प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं उसमें जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जो हमारे पास स्टॉक का डेटा होता है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है। दिस मीन देयर आर नो consistent pattern in the data that allow to model stock price over the टाइम नियर परफेक्टली। कोई हमारे पास ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा होता जिसके बिहाफ पर हम आसानी के साथ प्रेडिक्ट कर सकें। और मैंने स्टार्टिंग पे ऐसी चीज़ को समझाने की कोशिश की कि हम एक ट्रेंड जानना चाहते हैं और इस ट्रेंड के बिहाफ पर भी प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला चंक ऑफ कोड जो है डेटा को इंपोर्ट करने के लिए, जो कि कोलैब हमें प्रोवाइड करता है, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम अपने डेटा को इंपोर्ट करवा लेंगे। ओके, सॉरी, शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट अगेन, चूज फाइल पे जाएंगे और डेस्कटॉप पर
ये स्टॉक टेस्ट है, ठीक है, और टेस्ट की बारी बाद में आएगी, ऑल्दो मैंने टेस्ट यहाँ पे ले लिया और इसी तरह ट्रेनिंग भी ले लेते हैं। तो अगेन और टेस्ट के बाद हमने ट्रेनिंग भी ले लिया, ठीक है। दोनों डेटा हमारे पास इंपोर्ट हो चुके हैं 100%। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बिल्कुल वही कोड है जो मैं आपको कोलैब पर ऑलरेडी समझा चुका हूँ रीशेप तक। यही वजह है कि मैंने इसको सेपरेटली लगा हुआ है, तो लिहाजा मैं डायरेक्टली इसको शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट कर देता हूँ ताकि हमारे प्री प्रोसेसिंग के तमाम स्टेप्स हो जाएं। इट्स नाउ अंडर प्रोसेस एंड द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यूजिंग LSTM। तो यहाँ पर LSTM का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो LSTM के अंदर सबसे पहले हमने अपने इंपॉर्टेंट जो लेयर्स थे, सिक्वेंशियल जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डेंस लेयर जो कि हम लेयर्स को ऐड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, LSTM हमारा मॉडल है, और ड्रॉप आउट जो कि हम ओवरफिटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ड्रॉप आउट क्या है, किस तरह से वर्किंग कर रहा होता है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्रीवियसली सेशन पे बता दिया है। तो अगर आपको नहीं पता है तो वो प्रीवियसली सेशन देखो, और अगर आप तरतीब के साथ मेरे साथ चल रहे हैं शुरू से, तो मैं नहीं समझता कि आपको यहाँ पर कोई भी मसला होगा। लेकिन अभी भी अगर कोई मसला है तो कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा आपको बर वक्त जवाब दूँ। तो सबसे पहले हमने सिक्वेंसेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद फर्स्ट लेयर एंड सम ड्रॉप आउट रेगुलाइजेशन को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो LSTM के बाद हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स हैं। यूनिट इस बात को शो कर रहे हैं कि आप अपने रिग्रेसर पे, ठीक है, जो LSTM है उस पे आप कितने डायमेंशन यूज करना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पर LSTM को यूज कर रहा हूँ और स्टॉक डेटा है हमारे पास, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हायर डायमेंशन रखें। यही वजह है कि यहाँ मैंने प्रैक्टिस के बिहाफ पर 50 रखा है। आप इसको वैरी करके भी अपनी मर्जी के मुताबिक टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिटर्न सीक्वेंस का मतलब ये है कि हमारे पास LSTM सिर्फ सिंगल लेयर पे नहीं है बल्कि स्टैक LSTM मौजूद हैं, यानी आप मल्टीपल्स लेयर के बिहाफ पर LSTM को इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है सेकंड पैरामीटर यहाँ पर रिटर्न सीक्वेंसेस को जाहिर कर रहा है, जिसको मैंने ट्रू किया हुआ है, और उसके बिहाफ पर हम आगे चलेंगे और इनपुट शेप को यहाँ पर ऐड कराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनपुट शेप। तो इनपुट शेप के अंदर जो हमारा थर्ड पैरामीटर था, तुम्हें याद होगा, वो हमने यहाँ पे लिया हुआ था एक्सट्रेन शेप 1,1। मैं तुम्हें इससे दिखाता हूँ, दिस वन। तो ये जो हमारे पास था, इसमें हमारे पास एक्सिस 1, एक्सिस 2 और एक्सिस 3। तो एक्सिस 3 को एज अ इनपुट LSTM पे लिया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं एक्सट्रेन को दिखाऊं और एक्सिस 3 तुम्हें दिखाऊं यानी 2, तो ये वो डेटा है जो एज अ इनपुट जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसी प्रीवियसली बिहाफ पर ही तो मैं नेक्स्ट स्टेज को प्रेडिक्ट करूंगा। यही वजह है कि हमने इसको क्या लिया है, LSTM के फर्स्ट लेयर पे एज अ इनपुट कंसीडर किया है। आगे चलते हैं। ड्रॉप आउट रेशियो यहाँ पर मैंने 0.2 इस्तेमाल किया, और ड्रॉप आउट से आपको पता होगा कि हम जब ओवरफिटिंग को हैंडल कर रहे होते हैं तो वहां पर इस लॉजिक को यूज करते हैं कि हर एक लेयर्स के अंदर 20% जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे उसको हमने डिसेबल कर दिया। सेम लॉजिक हमने सेकंड लेयर पे इस्तेमाल की, क्योंकि ये इनपुट यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा सेकंड पर। हमने सेम लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर कोड को किया। थर्ड में भी हमने वही किया, और फोर्थ लेयर्स के अंदर जो है हमारे पास जो लेयर्स था उसके अंदर भी हमने यही इस्तेमाल किया। फोर्थ के बाद हमारे पास अनदर लेयर्स नहीं है, तो यही वजह है कि यहाँ पर हमने रिटर्न सीक्वेंस को इस्तेमाल नहीं किया। एडिंग द आउटपुट लेयर करेंगे। यूनिट हमारे पास 1 है, हमने यूनिट 1 को इस्तेमाल किया आउटपुट पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पर हमें 1 वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। यही वजह यूनिट 1 वैल्यू लिखी गई। कंपाइल के लिए ऑप्टिमाइजर इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर एडम, और लॉस फंक्शन मीन स्क्वायर एरर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो उसको समझना है। सबसे पहले अगर आप किरास के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो वहां पर ऑप्टिमाइजर में RMS प्रॉप लिखा हुआ है कि आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। क्योंकि हमारे डेटा पे थोड़ी वेरिएशन है और उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको अपनी ट्यूनिंग करने की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि मैंने एडम का इस्तेमाल किया है, और एडम के हवाले से मैंने थ्योरेटिकल सेशन पे बताया था कि ये किंग ऑप्टिमाइजर है और अपने आप को एडजस्ट करने की इसके अंदर एबिलिटी, ठीक है। तो जब आप ज़्यादा परेशान हो ऑप्टिमाइजर के मामले में कि आप कौन सा इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा, तो आप मल्टीपल इस्तेमाल ज़रूर करें वेरिएशन को देखने के लिए, लेकिन एट लास्ट आप एडम की तरफ ज़रूर मूव हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट आपको ऑप्शन मिलता है बेहतर एक्यूरेसी हासिल करने के लिए। दूसरी बात आती है लॉस मीन स्क्वायर एरर मैंने इस्तेमाल क्यों किया। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जिस डेटा सेट पर तुम काम कर रहे हो वो एक डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस वैल्यू फॉर्म पर है, लिहाजा हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं वैल्यू को, बल्कि प्रेडिक्शन कर रहे हैं एज लाइक अ रिग्रेशन, ठीक है, एज लाइक अ रिग्रेशन कर रहे हैं। तो यही वजह है रिग्रेशन पर हमने मीन स्क्वायर एरर को यूज किया था। यही वजह है कि यहाँ पर भी मैं रिग्रेशन के बिहाफ पर मीन स्क्वायर एरर को ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आगे चलेंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, और वो है रिग्रेसर फिट। क्योंकि हम जब मॉडल बना लेते हैं उसको फिट करते हैं, तो हमने एपक की क्वांटिटी यहाँ पर 100 रखी है और बैच साइड मैंने 32 रखा है। ये भी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप इसमें वेरिएशन करें बहुत बेहतर होगा। सारी चीज़ें हम पैरामीटर ट्यूनिंग में पढ़ चुके हैं जब हमने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को डिस्कस किया था। तो ये हमारा
वो फर्स्ट कोड का एरिया था जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरह से लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके LSTM का इस्तेमाल कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट मैंने कर दिया है और जैसे ही इसके तमाम एपेक्स यानी 100 एपेक्स एंड होते हैं उसके बाद हम आगे चलेंगे। इट्स नाउ अंडर प्रोसेस और अभी तक जो हमारे एपेक्स चल चुके हैं वो ऑलमोस्ट 36 चल चुके हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है हम आगे चलते हैं। सो ओके, इट्स नाउ डन और हमारे 100 एपेक्स यहाँ पर एंड हो चुके हैं और हमारी ट्रेनिंग स्टेज यहाँ पर एंड होती है। अब हम चलेंगे टेस्टिंग स्टेज के लिए, जो कि मैंने डेटा सेट आपको टेस्टिंग के लिए भी दिखाया था। मंथ ऑफ जनवरी ऑफ 2017 के लिए हम अपनी मशीन को टेस्ट करेंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी एक, इस बात को समझते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि अपने जो गूगल स्टॉक प्राइस का टेस्ट डेटा था उसको इम्पोर्ट किया। इम्पोर्ट करने के बाद बिल्कुल एज लाइक ट्रेनिंग पर हमने वेरिएबल्स से जो ओपन एट्रीब्यूट की तमाम वैल्यू को फैच कर लिया था, यहाँ पर मैंने रियल स्टॉक प्राइस को वहां पर उसमें से तमाम वैल्यू फैच कर ली। फैच करने के बाद जो प्रिडिक्शन है, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, उसको शो करने के लिए बड़ी एक अच्छी सी लॉजिक यहाँ पर बनाई गई है। हमने क्या किया, जो ट्रेनिंग डेटा था हमारे पास जो ऑलरेडी हम ऊपर कर चुके हैं, उसका जो ओपन का एट्रीब्यूट था उसको, और जो डेटा सेट हमारा टेस्ट वाला है जिसको मैंने अभी इंपोर्ट किया, उसमें से ओपन के एट्रीब्यूट को, दोनों को कॉन्कैटिनेट किया और कॉन्कैटिनेट करने के बाद डेटा सेट टोटल वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। अच्छा, वाज़ेह रहे जो एक्सेस इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, ये कॉन्कैटिनेशन के लिए उस वक्त 0 होता है जब आप वर्टिकली किसी वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर रहे होते हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टली वैल्यू को कॉन्कैटिनेट करना चाहेंगे तो एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी। हमने वर्टिकली किया है, यही वजह है एक्सिस की वैल्यू यहाँ पर 0 है। उसके बाद जो डेटा सेट टोटल था हमारे पास, जो कि हमारे पास ये वेरिएबल्स है, ये इससे हमने माइनस किया डेटा सेट टेस्ट को, ये वाले को, और माइनस करने के बाद 60 यहाँ पर अपर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि प्रीवियसली जो ट्रेनिंग है वो 60 एट्रीब्यूट पर है, देन ही हम 61 को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। तो उसको हमने इनपुट वेरिएबल में लिया। उसके बाद हमने रीशेप किया -1 और +1 के दरमियान वैल्यू को, ताकि हम इसको बेहतर तरीके से ट्रेनिंग प्रेडिक्ट करवा सके। उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया और देन उसके बाद बिल्कुल वही स्टेप हम लूपिंग के लिए यूज करेंगे जो लूपिंग हमने फॉर का ट्रेनिंग स्टेज पर इस्तेमाल किया था, दिस पार्ट। ठीक है, सेम लॉजिक है बिल्कुल, जो कि हमने टाइम स्टेप के लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है। लिहाजा इसके लिए हमने क्या किया, अपनी वैल्यू 60 से लास्ट तक चलाई हुई थी हमने ट्रेनिंग पर, लेकिन यहाँ पर 80 हमने इसलिए लिए क्योंकि जो हमारे पास टेस्ट डेटा है वो कितना है, वो 20 है। ये देखो, ठीक है, वो 20 डेटा पे, यही वजह है कि हमने यहाँ पर वैल्यू क्या ली हुई है, 60 to 80 ली हुई है। लिहाजा ये प्रेडिक्शन हमें चाहिए, यही ग्राफ चाहिए विजुलाइज करने के लिए जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। लिहाजा हमने ith की वैल्यू डिसाइड कर ली यहाँ पे कि 60 to 80 के दरमियान चलेगा। उसके बाद हमने रीशेप वैल्यू टेस्ट के लिए ली, जहाँ जहाँ ट्रेन वेरिएबल मौजूद था हमने उसको एक्स टेस्ट से रिपीट कर दिया, यानी रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद हमने जो वेरिएबल यूज किया प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस, इसके अंदर वो प्रेडिक्टेड वैल्यू आ चुकी होगी जब हम कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, जो कि हम यहाँ पर चाहते हैं। जो ये ओपन की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, यही वैल्यू हम प्रेडिक्ट करके लाना चाह रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो इसमें वेरिएशन होगी यकीनी तौर पे, तो हम विजुलाइज करके देखेंगे तो बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो हमने यहाँ तक ये तमाम चीजें कर ली। करने के बाद एट लास्ट हम उसको विजुलाइज करा रहे हैं। विजुलाइज करने के लिए हमने रियल स्टॉक प्राइस ली और उसके बाद जो प्रेडिक्टेड वैल्यू के अंदर मौजूद है उसको ली, दोनों को अलग अलग कलर्स दिए और उसके बाद विजुलाइज करके हम देख रहे हैं। ये वैल्यू मैं नीचे शो किया हुआ, मैंने ये रिप्रेजेंट करके भी दिखाऊंगा और कंपेयर करने की कोशिश करूंगा। पहले हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकली हमें क्या दिख रहा है। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है जो रेड कलर में मौजूद है वो एक्चुअल डेटा है। ठीक है, जो एक्चुअल हमारे पास गूगल स्टॉक प्राइस का ट्रेनिंग डेटा था, और नीचे जो ब्लू कलर में मौजूद है वो हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू को शो कर रहा है। हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले प्रेडिक्टेड स्टॉक प्राइस की वैल्यू को रिप्रेजेंट करूं। तो शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हमारे पास प्रेडिक्टेड वैल्यू है। एक्सेल की शीट की वैल्यू को लेकर आता हूं और इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 768, 778, 766, 788 एंड सो ऑन, इस तरह की तमाम वैल्यू यहाँ पर प्रेडिक्ट होकर आ रही है। जितनी वैल्यू यहाँ मौजूद है उतनी ही वैल्यू यहाँ पर रिप्रेजेंट होकर आ रही है, जो हम एट लास्ट चाहते थे, जो स्टार्टिंग से हम बात कर रहे हैं। अब बारी आती है इस विजुलाइजेशन को समझने की। अगर आप इस ग्राफ को बगौर देखो तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है हमें। पहली बात हमें यह समझ में आ रही है कि हम एक्चुअल वैल्यू तक उस फॉर्म पर तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग पे ही मैंने बताया कि हम स्टॉक प्राइस की जब प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं विद टाइम सीक्वेंसेस पर, क्योंकि टाइम भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर डेट हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर ट्रेंड जानना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेंड की वेरिएशन को जानना चाहते हैं। अगर मैं मजीद आसान करूं तो जो फ्लक्चुएशन है हमारे ग्राफ में, उस ट्रेंड को समझना चाहते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर ट्रेंड किस तरह का है। तो अगर मैं इस ट्रेंड की बात करूं तो यकीनी तौर पर यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम है कुछ, क्योंकि ये
थोड़ा सा अपने आप को मूव कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा डाउन जा रहा है। लेकिन ये जो पार्ट है, इस पार्ट को देखो तो ये पार्ट हमें इस पार्ट को रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है, विच मीन मैं कह सकता हूँ कि ये ट्रेंड हमारा सही दिख रहा है। इसी तरह ये थोड़ा सा यहाँ पर कर्व है, ऑल्दो ये कर्व भी इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह ये जो पाथ है जो लॉन्ग जा रहा है, बिल्कुल देखो ये ऑलमोस्ट उससे मैच कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो फ्लक्चुएशन आई है वो थोड़ी ज्यादा आई है, लेकिन हमारी जो फ्लक्चुएशन है वो थोड़ी कम है। और उसके बाद ये ग्राफ को नीचे ड्रॉप होता हुआ दिखा रहा है और हमारा ग्राफ भी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन क्योंकि जो ट्रेनिंग में डेटा है वो 1 मंथ के लिए, लिहाजा उसी बिहाफ पर हमारे ट्रेंडिंग पर वैल्यू आ रही है। तो एट लास्ट हमने यहाँ पर इस चीज़ को समझने की भरपूर कोशिश की कि एक्चुअली जब हम LSTM को इस्तेमाल करते हैं स्टॉक प्राइस के लिए, जहाँ पर टाइम सीक्वेंसेस इन्वॉल्व होता है, तो वहाँ पर हम प्रेडिक्शन देखते हैं कि एक्चुअली डेटा के दरमियान ट्रेंड क्या है, किस तरह से ट्रेंडिंग में उनके दरमियान फ्लक्चुएशन या वेरिएशन आ रही है, उस चीज़ को प्रेडिक्ट करने की हम कोशिश करते हैं, जो कि हमने सक्सेसफुली करके भी देखा। आप पैरामीटर को ट्यून करके मजीद अपने मॉडल को बेहतर बना सकते हैं, जिसके हवाले से मैं प्रीवियसली वीडियो सेशन के अंदर कंप्लीटली बता चुका हूँ। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिसके अंदर हमने तफसीलन बात की। वीडियो लॉन्ग ज़रूर हुई है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से समझाना बेहतर मैंने समझा, ताकि आप बेहतर तरीके से इस बात को समझ सकें। कोई भी सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, पहली सजेशन तो ये है यार, वीडियो को 1 से 2 दफ़ा देखो, ठीक है। 2 दफ़ा देखोगे तो बात समझ में आने लगेगी, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, वैल्यू को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल है। यही वजह है कि मैंने आपको स्टार्टिंग की चीज़ें जो हैं वो स्पाइडर आईडी में करके दिखाई। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से तुम्हें बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।